सही सलाह है। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। जब राजा रामगुप्त मगध पर शासन करते थे, उस समय राज्य के शत्रुओं द्वारा आक्रमण का भय सतत रहता था। रामगुप्त को राज्य मिलने के समय तक मगध का वैभव लुप्त हो चुका था। परिणाम स्वरूप उसके दुश्मनों ने सीमाओं पर अपने खेमे लगा लिए थे और राज्य में अपने गुप्तचर घुसा दिए थे। वे मौका मिलते ही राज्य पर हमला करने को तैयार थे। रामगुप्त सीमाओं की सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्री से इस बारे में सलाह मांगी। मंत्री को अपने अनुभव से ज्ञात था, यदि राजा को उसकी सलाह पसंद आई तो वह उसे पुरस्कारों से लाद देंगे, इसलिए वह राजा के लिए एक महत्वपूर्ण सलाहकार भी सिद्ध होगा। मंत्री ने आदरपूर्वक राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैं आज रात इस पर गंभीरता से विचार करके कल आपको इसके बारे में उचित सलाह दूंगा। यह कहकर वह राजा से अनुमति लेकर चला। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके दूर के रिश्ते के एक संबंधी का बेटा ईश्वर अचानक ही उससे मिलने आया था। मंत्री ने उससे आने का कारण पूछा। ईश्वर एक पढ़ा लिखा और हंसमुख व्यक्ति था। वह बड़ा सभ्य और बुद्धिमान भी था। वह किसी काम की तलाश में था। वह राजा के दरबार में सलाहकार का पद पाने का इच्छुक था। उसकी इच्छा थी कि उसका संबंधी उसकी मदद करे। उसके आने का कारण यही था। राज दरबार में सलाहकार का पद मंत्री के बराबर ही था। मंत्री इस बात से जल भुन गया कि यह कल का छोकरा ईश्वर, जो उसके सामने ही बड़ा हुआ है, इतनी बड़ी पदवी का सपना देख रहा है। उस रात मंत्री की पत्नी ने उससे कहा, ईश्वर की पढ़ाई लिखाई के कारण वह राज दरबार में काम करने का लायक तो है। हमें उसे दरबार में काम दिलाकर अपनी बेटी की शादी उससे कर देना चाहिए। हमें अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। मंत्री ने उसके शब्दों पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह ईश्वर जैसे बुद्धिमान युवक का राजा से परिचय नहीं करवाना चाहता था। यदि बाद में उसका महत्व बढ़ गया तो स्वयं मंत्री की स्थिति क्या होगी। फिर भी अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाकर उसने कहा, राजा की सेवा करना कोई आसान काम नहीं है। हमेशा महाराज के स्वभाव के अनुसार अपनी विचारधारा रखना और उन्हें उसी तरह सलाह देना कोई आसान काम नहीं है। हम उसके लिए कहीं और भी कोई काम देखेंगे। ईश्वर आसानी से समझ गया कि मंत्री के दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन वह जानता था कि अभी उसकी उम्र बहुत कम है और उसके लिए अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। उसे कहीं और काम करने में भी कोई समस्या न थी। उसने मंत्री को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया और बोला, महाशय, जैसा आपने कहा हम वैसा ही करेंगे। राजनीति शास्त्र पढ़ने के कारण मेरा ध्यान राजा के दरबार में काम करने पर केंद्रित था। बातों बातों में मंत्री ने सीमा की समस्या के बारे में उसे बताया और उसकी राय पूछी। बिना अधिक सोच विचार किए उसने कहा, जब राज्य की सुरक्षा की बात आती है तो लोगों की जिम्मेदारी भी राजा के ही बराबर की होती है। राज्य के सीमावर्ती गांवों के लोगों से कर वसूलना बंद कर दीजिए। इसके स्थान पर उन्हें वह धन गांव के युवकों की सैन्य शिक्षा पर खर्च करने का आदेश दीजिए। जो सैन्य शिक्षा ग्रहण कर लें उन्हें अस्त्र शस्त्र दीजिए। उनसे बारी बारी से सीमा पर पहरा देने को कहिए। प्रत्येक ग्राम में नज़र रखने के लिए एक ऊंचा स्थान बनवाइए। यदि लोग इन गतिविधियों में हिस्सा लेंगे तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अधिक भान होगा। अगले दिन मंत्री ने यह सब राजा रामगुप्त से इस प्रकार कहा जैसे यह स्वयं उसी का विचार हो। रामगुप्त को मंत्री की राय पसंद आई और उसने उसकी प्रशंसा की। राजा ने उसे बहुत से पुरस्कार दिए। इस विचार को मूर्त रूप दिया गया और उससे काफी लाभ हुआ। बिना प्रशासन पर अधिक बोझ पड़े समस्या के हल हो जाने से सारे राज्य ने राहत की सांस ली। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ गई। युवाओं को रोजगार मिला। नागरिक जागरूक हुए। मंत्री ने ईश्वर को एक माह बाद आने का कहकर वापस उसके घर भेज दिया। लेकिन राजा की खुशी एक सप्ताह भी कायम न रह सकी। पास के राज्य का एक भेदिया राजा के कक्ष में पकड़ा गया। उसके पास राजा के निजी कक्ष के भीतर बने गुप्त रास्तों के नक्शे थे।
भेदिये को कारागार में डालने के बाद राजा ने एक बार फिर मंत्री की सलाह मांगी। उसने पूछा कि राज्य में घूमने वाले ऐसे खतरनाक भेदियों को कैसे पहचाना जाए। मंत्री फिर परेशानी में था। उस रात वह ईश्वर के घर गया। उसने उसे गले से लगाया और अपना झूठा प्रेम प्रदर्शन करके उससे बहुत देर तक बातें करता रहा। बातचीत के दौरान उसने पूछा, हमारे राज्य में कई जासूस घूम रहे हैं, तुम क्या समझते हो, हम उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? ईश्वर ने इसे बहुत हल्के ढंग से लिया। उसने कहा, आपके पास पहले से ऐसे परिवारों की सूचियां तो होंगी ही जो सीमा पार करके हमारे राज्य में आकर बसे हैं। वे ही इस प्रकार के परिवार हैं जो गुप्तचरों को शरण देते हैं। वे इसी इरादे से यहाँ आए हैं। उन परिवारों का कूट परीक्षण करके हम अपने इच्छित लोगों तक पहुँच सकते हैं। इस पर मंत्री बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। अगली सुबह मंत्री राजा के कक्ष में उपस्थित हुआ। उसने बिना एक क्षण की देरी किए राजा को समस्या का समाधान बता दिया। एक बार फिर उसने ऐसा जताया कि जैसे वह स्वयं उसी के दिमाग से उपजा विचार हो। राजा बेहद प्रसन्न हुआ। हाल ही में सीमा पार करके आए संदिग्ध परिवारों को इकट्ठा किया गया। उन सब की उपस्थिति में गुप्तचर को फांसी दे दी गई। एकत्रित लोगों में भय की लहर दौड़ गई। फिर पूछताछ करने पर उन्होंने उन सभी गुप्तचरों के नाम बता दिए जिन्हें वे जानते थे। राजा ने उन सभी गुप्तचरों को बंदी बनाकर उन्हें दंड देने का आदेश दिया। इसी बीच सीमाओं की सुरक्षा का मसला भी हल हो गया। तभी रात्रि में एक गुप्तचर ने राजा को आकर बताया कि ईश्वर ही वास्तविक सलाहकार है। राजा ने जब यह जानकारी की तो प्रातः उसने मंत्री को बुलाया और राजा बोला, मुझे आपको भी उतना ही कठोर दंड देना चाहिए जितना उन गुप्तचरों को जो हमारे शत्रुओं के लिए काम कर रहे हैं। आपने मुझसे आपको इतनी अच्छी सलाहें देने वाले ईश्वर को छुपाकर रखा। आपने उसकी दी हुई सलाहों को अपना बताकर मुझसे वाहवाही लूटी, लेकिन आपने उसे दरबार में कोई उपयुक्त स्थान दिलाने का प्रयास नहीं किया। जितना आवश्यक देशद्रोहियों से छुटकारा पाना है, उतना ही आवश्यक राज्य की मदद करने वाले योग्य लोगों को आगे आने देना भी है। फिर उसने ईश्वर को बुलाया। उसने उसे अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। लज्जित मंत्री अपने संबंधी ईश्वर का सामना नहीं कर पाया। वह नज़र झुकाकर वहीं खड़ा रहा। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए।